भाई क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। चलो जी, आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट। टन 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 टन। चले, वॉइड एग्रीमेंट पे कैसे सवाल आएगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, देखना शुरू करते हैं। रिवीजन शुरू करते हैं इसकी वॉइड एग्रीमेंट की। हाँ जी, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। टन 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 टन। चले, पहला वॉइड एग्रीमेंट। हाँ जी, वॉइड एग्रीमेंट की जब मैं बात करूं तो कोई भी एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट इस चैप्टर के अनुसार कब बनता है, जब उसका अनलॉफुल ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि अगर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हुआ तो फिर आप वॉइड एग्रीमेंट बन सकते हो। इनफैक्ट कुछ केसेस में आप इलीगल एग्रीमेंट भी बन सकते हो। तो यानी कि अगर आपका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हुआ तो मैं कह सकता हूं आप इलीगल एग्रीमेंट की कैटेगरी में भी आ सकते हो और वॉइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में भी आ सकते हो। अब कैसे पता लगेगा कि इलीगल एग्रीमेंट होगा या वॉइड एग्रीमेंट? देखो जी, ये डिपेंड करेगा कि कितना सीवियर है, कितना खतरनाक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्रीमेंट इस तरीके का है कि जिसको करने के बाद कंसर्न पार्टीज को इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, अगर इम्प्रिजनमेंट मिलेगी तो इसका मतलब क्या हुआ है, ये अनलॉफुल ऑब्जेक्ट क्या है, इलीगल एग्रीमेंट। ये क्या है, इलीगल एग्रीमेंट। अच्छा, परंतु अगर इम्प्रिजनमेंट नहीं मिलेगी, हम केवल एग्रीमेंट को बेकार कह देंगे, तो इसका मतलब अनलॉफुल ऑब्जेक्ट क्या है, वॉइड एग्रीमेंट। अब आपसे वो फिल इन द ब्लैंक्स नहीं पूछवाएगा, इस तरीके का बिल्कुल नहीं पूछवाएगा क्या कि बताइए कि ये इलीगल है या वॉइड है। ना 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 ना, आपसे बड़ा बड़ा ही सिंपल सा सवाल पूछेगा इसमें, बहुत सिंपल सा सवाल। कैसे? जैसे हम आते हैं पहले कॉन्सेप्ट पे, वो सीधा सा पूछेगा कि डिफाइन द डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज डीम्ड टू बी अनलॉफुल। सिंपल सा सवाल। अगर आपको सेक्शन याद है 23 तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो बोलो हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपल सा ऐसा सवाल आएगा, अगर आता है तो 5 या 6 नंबर पे ऐसे सवाल आने की पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है जी, इसमें से पहला, इफ इट इज प्रोहिबिटेड बाय द लॉ, यानी कि लॉ, अगर अगर आपने जो एग्रीमेंट किया वो इस तरीके का है कि जो लॉ सख्त मना करता है कि इस तरीके का एग्रीमेंट मत किया करो, इस तरीके का एग्रीमेंट मत किया करो। अब यहां पर क्या करना है, देखो, एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी, हेडिंग लिखना है और उसके आगे एग्जाम्पल लिखना है, बस। एग्जाम्पल, दोनों में से जो मर्जी एग्जाम्पल लिख दो। फॉर एग्जाम्पल, ए ने कहा कि मैं बी के लिए एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफिस में दिलवा दूंगा और बी ने कहा मैं इसके लिए तेरे को रिश्वत दूंगा 1000 रुपए। क्योंकि यहाँ कंसिडरेशन रिश्वत है जो कि अनलॉफुल है, तो इसलिए ये सही नहीं है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए, सेकंड, इफ इट डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। एक क्वेरी आई है, कहते हैं सर मैंने 2018 से 2023 तक के सभी आरटीपीस की राइटिंग प्रैक्टिस कर ली है, इज इट ओके? नहीं बेटा, ये बेवकूफ़ी है। अच्छा, अब आप पूछोगे सर ये तो बड़ी अजीब अजीब बात कह दी आपने, कमाल कर दिया, ये कैसे मतलब बेवकूफ़ी है? एक बात सुन, अकाउंट्स में कर ली समझ आता है, लॉ में अगर राइटिंग प्रैक्टिस कर भी ली तो चेक किसको करवाया? जब तक वो चेक नहीं होगी तब तक पता ही नहीं लगेगा ना कि तुमने ठीक किया या गलत किया है। तो वो उटपटांग राइटिंग प्रैक्टिस करने के बजाय केवल कंक्लूजन मैच करके देखो और टेस्ट देके राइटिंग प्रैक्टिस मुझे चेक करवाओ, तब तुम्हें पता लगेगा कि तुम सही चल रहे हो या नहीं, या मेरी टीम को चेक करवाओ, तब तुम्हें पता लगेगा तुम सही राह पे हो या गलत राह पे हो। बात समझ आई? चले आगे बढ़ते हैं। भाई आज की इसका पीडीएफ नहीं है क्या? एक मिनट रुको, कुंदन फोर अपलोड पीडीएफ, पीडीएफ। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में, इसी यूट्यूब में भाई, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही देखो ना, लिंक है जिसमें पीडीएफ डला हुआ है, नालायक। हाँ जी, सेकंड कहता है इफ इट डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। इफ इट डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा हल्का सा एग्जांपल लेता हूं। कहता है जी, मान लीजिए आपने एक एग्रीमेंट किया कि जिस एग्रीमेंट में लिखा था कि अगर आप 2 साल तक आपने पैसे नहीं मांगे, फॉर एग्जांपल एलआईसी से आपका एग्रीमेंट हुआ,
LIC ने कहा अगर आपका क्लेम मैच्योर हो गया और आप 2 साल तक हमारे पास नहीं आए तो फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अबे तुम्हारे पिताजी का माल है कि पैसे नहीं मिलेंगे, 2 साल बाद पैसे नहीं मिलेंगे, हमारा लिमिटेशन एक्ट कहता है 3 साल है, तो तुमने इसे 2 साल कैसे कर दिया? तो क्या मैं कह सकता हूं ये जो LIC के द्वारा किया गया एग्रीमेंट है ये किसी और लॉ में लिखी गई बात, फॉर एग्जांपल लिमिटेशन एक्ट में लिखी गई बात की धज्जियां उड़ा रहा है? एक तो तुम हाँ नहीं बोलते, यहां लगता है मुझे, बोलो ना हाँ। क्या मैं कह सकता हूं कि ये लिमिटेशन एक्ट की धज्जियां उड़ा रहा है? यस, LIC तुमने जो एग्रीमेंट किया कि 2 साल बाद आप पेमेंट नहीं ले सकते, तो हमारा जो LIC एक्ट, हमारा जो लिमिटेशन एक्ट है जो कहता है 3 साल तक पेमेंट रिकवर कर सकते हो, तो उसे तेल लेने भेज दें हम? ये तो गलत बात है ना। तो इसलिए इफ द ऑब्जेक्ट और द कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट इज ऑफ सच अ नेचर कि इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ, एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड होगा। एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड होगा। एक एग्जांपल ICI ने भी दिया हुआ है, ये एग्जांपल याद कर पाए तो आप ये भी कर सकते हैं। कहता है एज स्टेट इज सोल्ड फॉर द एरियर ऑफ रेवेन्यू। एरियर ऑफ रेवेन्यू का मतलब होता है फॉर एग्जांपल उसने गवर्नमेंट ड्यूज देने होंगे, यानी कि ए की प्रॉपर्टी बिक गई क्योंकि उसने कोई गवर्नमेंट ड्यूज देने थे किसी एक्ट के अंतर्गत जो कहता था कि डिफॉल्टर इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम परचेजिंग द एस्टेट। कोई भी डिफॉल्टर जो है वो स्टेट को परचेज नहीं कर पाएगा, मतलब जब ये किसी की प्रॉपर्टी बिकेगी डिफॉल्ट के केस में तो फिर कोई और डिफॉल्टर उसे परचेज नहीं कर पाएगा। Still, B upon an understanding with the A become the purchaser and agree to transfer the estate to A। यानी कि B कह रहा है कि A चिंता मत कर, मैं ये लैंड खरीद के तुझे वापस भेज दूंगा। क्या ये गलत नहीं है? यस, एग्रीमेंट वॉइड है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट क्या है? कानून को, जिसमें डिफॉल्टर को मना किया गया है प्रॉपर्टी लेने से, उस कानून की धज्जियां उड़ाना और A को प्रॉपर्टी दिलवाना। समझ आ गई बात? क्लियर हो गई इतनी बात? चले, तो आप केवल ये जो एग्जाम्पल है बहुत बड़ा पड़ेगा और इसके ऊपर पॉइंट आने की भी संभावना नहीं है, तो मैं आपको सिंपल से ट्रिक बताता हूं। जब भी आ जाए ना अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, सेकंड पॉइंट लिखोगे तो इस पॉइंट का केवल एक्सप्लेनेशन ध्यान रख लेना, सिंपल रहेगा। एग्जाम्पल ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, एक्सप्लेनेशन इस सेकंड पॉइंट का सिंपल रहेगा। थर्ड पॉइंट, इफ इट इज फ्रॉडुलेंट। इफ इट इज फ्रॉडुलेंट, अरे वो फिल्म ध्यान नहीं है? अरे हमारी कंपनी जहां पर पैसा लगाती है वहां पर 15 दिन में पैसा डबल हो जाता है, मेरी अनुराधा ऐसा नहीं कर सकती, मेरी अनुराधा ऐसा नहीं कर सकती। फिल्म का नाम बताइए फटाफट, फिल्म का नाम बताइए। ये अनुराधा जो मजे लेके गई है सबसे, इसका फिल्म का नाम क्या है? फिर हेरा फेरी। तो ये जो अनुराधा कर रही थी 15 दिन में पैसे डबल कर करके दे रही थी, तो ये क्या था? क्या मैं कह सकता हूं फ्रॉडुलेंट पर्पज से चलाई गई है कंपनी? एक आया था मोबाइल लेके, फ्रीडम 251 मोबाइल, 251 रुपए में मोबाइल लो, स्मार्टफोन लो। अबे बाप कमाल है, ये कहां से बेच रहा है नालायक? ऑब्जेक्ट क्या था? समझ आया? तो कहते हैं एग्रीमेंट विच आर एंटर्ड इनटू टू प्रमोट द फ्रॉड आर वॉइड। एग्जांपल देख लीजिएगा, कहता है तीन लोग एग्रीमेंट करते हैं कि जो भी उनको गेन कमाया जाएगा फ्रॉड के द्वारा उसे वो आपस में बांट लेंगे। वाह वाह वाह, क्या पवित्र पावन काम करने जा रहे हैं, नहीं? हाँ जी, द एग्रीमेंट इज वॉइड क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है? अनलॉफुल है। ठीक होगी इतनी बात? तो इसका भी एग्जाम्पल ध्यान रख लेना। आगे बढ़ते हैं। If it involve or implies the injury to a person or property of another, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके बीच में स्टूडेंट बैठा है वेंकटा साई। मैंने वेंकटा साई को कहा, मैंने कहा वेंकट ये ले 1 लाख रुपए। इसने, इसकी आंखों में आंसू। इसने कहा सर मतलब आप जितना परोपकारी आदमी कहां मिलेगा इस दुनिया में, बैठा बिठाए आपने मुझे 1 लाख रुपए दे दिए। मैंने कहा तुम्हें तो रुक जा, हैंग ऑन, क्या कर रहा है? ये 1 लाख रुपए किस लिए दिए हैं? ये जो अपना पड़ोसी है ना, तेरा जो पड़ोसी है उसके घर में आग लगा दे। ये बताओ, कमाल हो गई बात। क्या मैं कह सकता हूं कि ये गलत है कि तुम किसी प्रॉपर्टी को, किसी की प्रॉपर्टी को या किसी को आग लगवा रहे हो? यस यस। तो फिर इंजरी मींस क्रिमिनल और रॉन्गफुल हार्म। याद करने की जरूरत नहीं है कोई भी एक्सप्लेनेशन, केवल एक एग्जांपल याद कर लेना दोनों में से। एन एग्रीमेंट टू बीट सम प्रॉपर्टी पर्सन इज इलीगल, या एग्रीमेंट टू पुट सर्टेन प्रॉपर्टी टू फायर इज अनलॉफुल दस इलीगल। दोनों में से कोई भी याद कर लेना। ठीक है जी, चलिए, एक्सप्लेनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। आगे, व्हेन कंसिडरेशन इज इमोरल, ओ माय गॉड, कंसिडरेशन इज इमोरल। मान लीजिए अब जो बच्चे मुझे काफी टाइम से जानते हैं वो जानते हैं कि मैं सारे एग्जाम्पलों में कैटरीना आती थी, परंतु आजकल एग्जाम्पल मजबूरी में नौरा के लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि मजबूरी क्या है आप जानते हो। बीच में हम दोनों के एक दीवार आ गई है विकी कौशल नाम की। अब हुआ क्या, परंतु
मैं कैटरीना को दिल से निकाल नहीं पा रहा था। फिर मैंने कैटरीना से कहा, मैंने कहा हे कैटरीना, ये कहां किसके साथ चली गई तुम? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? उसने कहा हाँ पोपली आती तो है। तो मैंने कहा फिर डाइवोर्स लो। कहने लगी खर्चा बहुत होता है। मैंने कहा बस इतनी सी बात? अरे एक बार पोपली को पुकारा तो होता। मैंने सीधा 21 लाख रुपए का चेक काटा और उसे दे दिया। मैंने कहा लो कैटरीना लो, जाओ, इससे छुटकारा पाओ विक्की से। इसने कहा बस अब देखो चिंता मत करो। अच्छा 6 महीने हो गए? मैंने कहा हाँ कुछ हुआ? कहने लगे नहीं पोपली, अब जैसा भी है, भला है बुरा है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। मैंने कहा ये तो कमाल हो गया, लाओ मेरे 21 लाख रुपए। कहने लगी वो तो मैं खर्च गई। तो सवाल उठा क्या मैं उससे पैसे वापस ले सकता हूं? नहीं। अरे ये कैसे ऑब्जेक्ट के लिए मैंने दिए थे? किसी को मैं पैसे दे रहा हूं कि जा तलाक करवा ले अपना, क्या ये गलत नहीं है? अनैतिक है, अनैतिक, इमोरल है, इमोरल, व्हेन द कंसिडरेशन इज इमोरल। क्लियर हो गई इतनी बात? यही एग्जांपल लिखा हुआ है यहां पर। फिर कहता है व्हेन द कंसिडरेशन इज अपोज्ड टू द पब्लिक पॉलिसी, व्हेन द कंसिडरेशन इज अपोज्ड टू द पब्लिक पॉलिसी। कुछ भी इसमें से याद करने की जरूरत एक्सप्लेनेशन में से नहीं है। व्हेन द कंसिडरेशन इज अपोज्ड टू द पब्लिक पॉलिसी, बस केवल इसका हेडिंग लिखा ना, व्हेन द कंसिडरेशन इज अपोज्ड टू द पब्लिक पॉलिसी, क्योंकि लेंथ का इशू आप ऑलरेडी 5 पॉइंट में मैनेज कर चुके होंगे। तो मतलब ये हो गई बात कि हमें अपोज्ड टू द पब्लिक पॉलिसी नहीं पढ़ना। ये किसने कहा? ये नीचे है ना, एग्रीमेंट अपोज्ड टू द पब्लिक पॉलिसी, ये पढ़ना है ना। चले तो यहां पर आते हैं, अगर ऊपर आ जाए अनलॉफुल ऑब्जेक्ट तो 6th का केवल हेडिंग लिखाना। क्लियर हो गई इतनी बात? अब आते हैं नेक्स्ट पैरे पर, व्हाट आर द एग्रीमेंट अपोज्ड टू द पब्लिक पॉलिसी। दोबारा बोलता हूं, व्हाट आर द एग्रीमेंट अपोज्ड टू द पब्लिक पॉलिसी। इस पे क्वेश्चन खुद भी आ सकता है कि 4 या 5 पॉइंट बताइए जो कि अपोज्ड टू द पब्लिक पॉलिसी हैं, जिसके चांसेस बहुत कम है, जिसके चांसेस बहुत कम हैं कि कोई 4 या 5 पॉइंट बताने को पूछ ले। तो फिर इसमें से जब क्वेश्चन बना अगर पैरा नंबर 6.2 में से, तो ध्यान रखना वहां पर कोई इंडिविजुअल केस उठाएगा, वो कोई इंडिविजुअल केस उठाएगा और इसमें लगभग सारे ही केस इंपॉर्टेंट हैं, लगभग सारे ही केस इंपॉर्टेंट हैं। जो उन पे मैं डबल मार्क कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है और जिन पे मैं वी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिएगा, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, लो जी, समझ गए? तो इसके ऊपर इंडिविजुअल केस भी आ सकता है और ऐसा भी कह सकता है कि कोई 5 या 6 केसेस बताइए जो कि अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी है। एक एक को पढ़ना शुरू करते हैं, जिन्होंने मार्किंग अभी नहीं की अब कर लेना मेरे साथ। पहला, एग्रीमेंट ऑफ ट्रेडिंग विद द एनिमी। वहां चल रहा है युद्ध, वहां पर इजराइल और फिलिस्तीन का चल रहा है युद्ध, या फिर रशिया और यूक्रेन लेते हैं, दोनों दिल के काफी करीब है मेरे। हाँ जी, रशिया और यूक्रेन दोनों को चल रहा है युद्ध और वहां यूक्रेन में बैठा हुआ जेलेंस्की अपनी बेटी की शादी पुतिन से कराने जा रहा है। अबे खुदा का खौफ करो नालायकों, युद्ध चल रहा है, 2 देश की आर्मियां आपस में भिड़ रही हैं और तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट करने की पड़ी है। लॉ कहता है नहीं, कभी भी एनिमी से कॉन्ट्रैक्ट किया, कभी भी एनिमी से कॉन्ट्रैक्ट किया जिसके साथ युद्ध चल रहा है, तो वो सारे के सारे एग्रीमेंट क्या हो जाएंगे? इल्लीगल हो जाएंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? बोलो ना हाँ। चले, मगर ध्यान रखना, अगर आप एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल 71 में जब हम पाकिस्तान के लगातार थप्पड़ मार रहे थे तो हमने पाकिस्तान की भूख भी मिटाई थी उस टाइम, पाकिस्तान को पानी भी दिया था, पाकिस्तान को गेहूं भी दिया था, भाई थप्पड़ भी पड़ रहे थे उसे और उसे गेहूं भी दे रहे थे हम। तो मतलब एक्सेप्शन क्या है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो एनिमी के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के साथ कर सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के साथ कर सकते हो। क्लियर हो गई इतनी बात? नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीमेंट फॉर स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का मतलब है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारी क्लास में एक लड़का बैठा है ऋषभ गुप्ता, ये बड़ा टेलीग्राम पे एक्टिव रहता है नालायक। हाँ जी, ऋषभ गुप्ता ने क्या किया कि मान लीजिए अब मेरे हाथों से ना एक मर्डर हो गया, अब जैसे ही मर्डर हुआ ऋषभ गुप्ता ने देख लिया ये दीवार के पीछे छुपा हुआ था, तो ये जोर जोर से चिल्लाए मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया।
मैंने कहा ओए क्या करने वाला है? कहने का पुलिस को जाऊंगा, मेरा नैतिक कर्तव्य है। मैंने कहा 1 लाख रुपए दूं? उसने कहा बिल्कुल। अब देखो पुलिस का नाम नहीं, भाई सारी नैतिकता गई तेल लेने, ठीक है ना। 1 लाख रुपए इसने मुझसे ले लिए, बट कोर्ट में जैसे ही इसे पेश किया गया, इसे गीता की कसम दिलवाई गई, भाई इसके मुंह से सच फूट गया कि पोपली नहीं मारा है। तो सवाल उठा क्या मैं इससे अपने 1 लाख रुपए वापस ले सकता हूं? नहीं। कोई भी एग्रीमेंट जिसमें आप झूठी गवाही या किसी की सजा कम करवाने का एग्रीमेंट करते हो वो गलत होता है, वो अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी होता है। क्या होता है? अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। क्लियर हो गई इतनी बात? वही का वही एग्जांपल यहां दिया हुआ है। तीसरे पे केस बनने की बहुत संभावना है, मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। मेंटेनेंस का मतलब क्या है? मेंटेनेंस 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 मेंटेनेंस। क्या किया जाए? मेंटेनेंस 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 मेंटेनेंस। क्या किया जाए? क्या किया जाए? क्या किया जाए? क्या क्लिपिंग दिखा दूं या ध्यान रहेगा? वैसे तो मेरे YouTube पे क्लिपिंग है, अगर आपने देखा हो मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी की, देखी हुई है कि नहीं? मैं मतलब फिर भी वैसे तो देख लेना, मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी एक बड़ी प्यारी क्लिपिंग है मेरे वहां पर यूट्यूब के चैनल पर। बट फिलहाल अब मैं क्लिपिंग ना दिखाकर अब सीधा सा सिंपल सा बता रहा हूं। ये मुन्नी थी, ये शीला थी, दोनों में चल रहा था झगड़ा। भाई साहब वेजिटेरियन चल रही थी, दोनों तरफ से वेजिटेरियन। अच्छा, यहां आया रामलाल, इसने कहा मुन्नी को, मुन्नी लो 1 लाख रुपए लो, मैं हेल्प करता हूं, शीला के ऊपर केस कर दो। मुन्नी ने कहा मतलब भाई साहब एक बात सुनो, आप मेरी मदद क्यों करना चाह रहे हो? रामलाल ने कहा भाई भी कहते हो और ये सवाल भी पूछते हो, चिंता मत करो, तुम केस करो। अच्छा, रामलाल की कोई शीला से पुरानी दुश्मनी रही होगी जिसका बदला वो मुन्नी के थ्रू निकलवा रहा है। अब एक बात सोचो, दो पार्टीज हैं, आपस में झगड़ रही हैं, आपस में झगड़ रही हैं, तेरा लेना एक न देना दो, तू बीच में आके उनमें अंदर कोर्ट कचहरी या लिटिगेशन को प्रमोट करवा रहा है। नालायक, तेरी इंटेंशन ही खराब है। इस तरीके के एग्रीमेंट को हम कहते हैं मेंटेनेंस एग्रीमेंट, यानी कि दो पार्टीज के बीच में लिटिगेशन को प्रमोट करवा रहे हो। बदले में आपको क्या मिल रहा है? कोई पुराना बदला आप पूरा कर रहे हो, कोई पुराना आप हिसाब किताब पूरा कर रहे हो, बस यही मिल रहा है और कुछ नहीं। यानी कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज को केस करने पे एक दूसरे के ऊपर उकसा रहे हो आप। ठीक हो गई इतनी बात? चले, तो इसे मेंटेनेंस कहते हैं। फिर आता है चैम्पर्टी। चैम्पर्टी का मतलब क्या है? दो भाई थे, एक का नाम था भोलू और एक का नाम था चिंटू। ये जो प्रॉपर्टी थी इनकी दोनों के नाम थी, मगर चिंटू ने अपने पोसेशन में प्रॉपर्टी ले ली थी। अच्छा, रामलाल आया, रामलाल ने भोलू को कहा भोलू मैं तुझे पैसे दूंगा, चिंता मत कर, तू कोर्ट में केस फाइल कर। भोलू की आंखों में आंसू, उसने कहा आप जैसा देवता इंसान आजकल आता ही कहां है, बट एक बात सुनो, आप मेरी मदद कर रहे हो, मैं आपको क्या दे पाऊंगा? रामलाल ने कहा अरे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर्टी को बेचेंगे, सेल करेंगे, रियलाइज करेंगे, जितना आएगा 80% मेरा, 20% तेरा। अबे तू मदद कर रहा है या मजे ले रहा है? ये कर क्या रहा है? पहले तो तू मुझे खुल के सामने आ यहां पर। ये कैसी मदद है भाई? ये कैसी मदद है भाई? प्रॉपर्टी को बेचा, मतलब मैक्सिमम हिस्सा ये ले गया, थोड़ा सा हिस्सा जिसको जो पार्टी थी उसको दे दिया। यहां मदद नहीं कर रहा, यहां तो प्रॉफिट कमाने की सोच रहा है। इसे कहते हैं चैम्पर्टी। तो अब मेंटेनेंस और चैम्पर्टी के बीच में मेन फर्क क्या है? मेंटेनेंस के अंदर आप दो पार्टीज के बीच में लीगल केस को प्रमोट करवाते हो, बदले में कोई कंसिडरेशन नहीं मिलता आपका, आप कोई पुराना हिसाब किताब चुका रहे हो। परंतु चैम्पर्टी में आपका उद्देश्य 2 कदम और आगे जाता है। आपका उद्देश्य होता है कि दो पार्टीज के बीच में लिटिगेशन करवा के, प्रॉपर्टी का झगड़ा था, प्रॉपर्टी को रिकवर करवाओ झगड़े में, और फिर प्रॉपर्टी को बेचकर उसका मैक्सिमम शेयर रिकवर कर लो। इसे चैम्पर्टी कहते हैं। देखो जी, अगर तो ये की गई है मेंटेनेंस या चैम्पर्टी सही में किसी 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 मजलूम की मदद करने में, किसी निर्दोष की मदद करने के लिए आपने ऐसा किया है, तो मैं कहूंगा वैलिड है। परंतु अदरवाइज इसे वॉइड कहा जाएगा। तो पढ़िएगा,
ये वो एग्रीमेंट है जिसमें पर्सन प्रॉमिस टू मेंटेन अ सूट इन विच ही हैज नो इंटरेस्ट। एक व्यक्ति वादा करता है कि केस फाइल करो जबकि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। और चैम्पर्टी इज एन एग्रीमेंट जिसमें पर्सन एग्री टू असिस्ट अनदर इन द लिटिगेशन, मतलब केस कोर्ट कचहरी, इन एक्सचेंज ऑफ अ प्रॉमिस टू हैंड ओवर अ पोर्शन ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द एक्शन, कि जो भी प्रॉपर्टी को बेचकर जो प्रोसीड्स आएगी, जो बेचकर पैसा आएगा उसमें से एक सर्टेन शेयर ये ले जाएगा। पोजीशन, ये एग्रीमेंट क्या होते हैं, वॉइड। बट अगर एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट बोनाफाइड है, मतलब मदद करना है सामने वाले की, तो फिर ये वैलिड हो सकते हैं। ठीक हो गई इतनी बात? चले फिर आता है जी ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू द पब्लिक ऑफिसेस एंड टाइटल। ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू द पब्लिक ऑफिसेस एंड टाइटल, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं इस बार का अच्छा, आप लोगों को पता है कि नहीं, मैं अपनी स्कूल की क्रिकेट टीम का कैप्टन प्लस विकेट कीपर प्लस ओपनिंग बैट्समैन हुआ करता था। पता है कि नहीं? मैं सुनाऊंगा, स्टोरी सुनाऊंगा। एक बहुत भयंकर बॉलर आया था एक बार, जॉर्डन नाम का। मैं सुनाऊंगा, स्टोरी सुनाऊंगा। तो हुआ क्या अब हुआ क्या कि अब मैंने कहा, मैंने अपने छोटे पोपली को भी क्रिकेट की ट्रेनिंग देनी शुरू की। मैंने कहा ऐसे लोगों को पता नहीं लगेगा, लोगों को पता लगवाने के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। अच्छा, क्या करना चाहिए ताकि लोग जान सकें कि ओ दिस इज द राइट चॉइस बेबी, आहा हमारे बच्चे की कोचिंग पोपली से ही होनी चाहिए, क्रिकेट की कोचिंग। क्या करूं मैं, क्या करूं? मैंने कहा एक काम करते हैं। मैं गया कमेटी के पास जो कि अर्जुन अवार्ड देती थी। मैंने कहा लो 10 लाख की गड्डी फेंकी। मैंने कहा लो एक काम करो, इस बार का अर्जुन अवार्ड मेरे छोटे पोपली को दे दो। उन्होंने कहा सर फिर द्रोणाचार्य। मैंने कहा एक काम करो, लो 5 लाख की गड्डी एक और लो, द्रोणाचार्य मुझे ही दे दो, घर ही घर में द्रोणाचार्य भी आ जाए और अर्जुन भी आ जाए। वाह 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 वाह। ठीक है जी, कमेटी ने 15 लाख रुपए लिए, इनाम घोषित हुआ, हम दोनों का नाम ही नहीं आया। सवाल उठा कि मैं 15 लाख रुपए कमेटी से वापस ले सकता हूं? नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट अनलॉफुल था। ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू, मतलब घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हो पब्लिक ऑफिस यानी कि गवर्नमेंट जॉब में, या फिर टाइटल में यानी कि पब्लिक टाइटल, मतलब किसी सरकारी इनाम को इस तरीके से लेने की कोशिश कर रहे हो। क्लियर हो गई इतनी बात? चले, रोहित शर्मा आपके पास आता था बैटिंग प्रैक्टिस के लिए। रोहित शर्मा नहीं, थोड़ा ना वो उसका लेजी टेक्निक है, तो इसलिए मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है, चलिए आगे। बट विराट कोहली की बैटिंग टेक्निक में तो मुझे कुछ कमियां हैं जो मैं निकलवाना चाहता हूं। अब मुलाकात हो तो बताऊं फिर आगे। एग्रीमेंट ट्रेडिंग टू क्रिएट मोनोपोली, फेंक लिया, चले आगे। एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोली, फॉर एग्जांपल डोमिनोज और पिज्जा हट दोनों का आपस में मिलन हुआ। दोनों ने डिसाइड किया आधा दिल्ली तेरा आधा दिल्ली मेरा। वाह वाह वाह, हम तो जाएं तेल लेने, ठीक है ना। आधा दिल्ली तेरा आधा दिल्ली मेरा। भाई ऑब्जेक्ट क्या है? मोनोपोली। मोनोपोली मोनोपोली क्या खतरनाक होती है? यस, क्योंकि कंज्यूमर का नुकसान करती है। यस, ठीक है ना। तो एन एग्रीमेंट विच टेंड टू क्रिएट मोनोपोली, ये वॉइड होता है ऑन द ग्राउंड ऑफ द पब्लिक पॉलिसी, ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ओके, फिर 15 लाख का क्या होगा? गए 15 लाख, स्वाहा। और आगे बढ़ते हैं। मोनोपोली में कोई एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं है। ये जो जिन पे मैंने डबल मार्किंग की है ना, ये नॉर्मली तभी आएंगे जब कोई पूछेगा ना एनी 5 और 6, ये नॉर्मली तभी आने वाले कॉन्सेप्ट हैं। एग्रीमेंट इंटरफेयरिंग विद द कोर्ट ऑफ जस्टिस। ओह, मान लीजिए जज साहब फैसला सुनाने वाले थे, मैंने जज साहब के घर पे 25 लाख का बंडल पहुंचा दिया। मैंने कहा जज साहब समझ गए भाई साहब, उसने फिर भी मेरे अगेंस्ट में डिसीजन दे दिया, तो फिर क्या मैं ये 25 लाख रुपए वापस ले सकता हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकता। एग्रीमेंट इंटरफेयरिंग विद द कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये भी वॉइड होता है। केवल एग्जांपल ध्यान रखना, केवल एग्जांपल। अच्छा, मैंने सारे पॉइंट्स में बताया नहीं, मैं एक मिनट बता देता हूं, दोबारा सुन लेना। एग्रीमेंट इन ट्रेडिंग विद द एनिमी, ठीक है, ये पूरा हेडिंग समेत देख लेना। एग्रीमेंट फॉर स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, केवल एग्जांपल ध्यान रखना। मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी के ऊपर कॉन्सेप्ट आ सकता है, तो डेफिनेशन, एग्जांपल, ये सारे देख लेना इसमें। ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू द पब्लिक ऑफिसेज एंड टाइटल, ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेज एंड टाइटल में क्या करना, ये केवल एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 1 2, ये एग्जांपल ध्यान रखना, ठीक है। आगे, एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोली, केवल एक्सप्लेनेशन ध्यान रखना, एग्जांपल बहुत बड़ा है, इतना नहीं क्योंकि लेंथ का इशू हो जाएगा मेरा। एग्रीमेंट इंटरफेयरिंग विद द कोर्ट ऑफ जस्टिस, केवल एग्जांपल ध्यान रखना। एग्जांपल याद करना ना कंपैरेटिवली ज्यादा आसान होता है, क्योंकि उसे अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं हम। मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, हाँ जी, मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? लॉ क्या कहता है?
लॉ कहता है जी ऐसा है, चूड़ियां बनती हैं दुकानों में और जोड़ियां ऊपर आसमानों में। चूड़ियां बनती हैं दुकानों में और जोड़ियां ऊपर आसमानों में, तो इसलिए उन जोड़ियों को जमीन पर मिलवाने के बदले में आप कमीशन नहीं ले सकते। अब आपका एक्साइटमेंट और लेवल बढ़ गया, सर ये जो शादी.com, भारत मैट्रिमोनी.com, तो ये जीवन साथी.com, तो ये .com, तो वो .com, तो वो क्या कर रहे हैं? देखो जी, वो शादी नहीं करवाते आपकी, वो शादी नहीं करवाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हमारी क्लास से ऋषभ गुप्ता शादी लायक हो जाता है और घर वाले अब कन्या की तलाश कर रहे हैं, तो ये जाते हैं शादी.com पर, तो इसको एक पैकेज ऑफर करते हैं वो, हाँ जी 6 महीने का पैकेज या साल का पैकेज। तो ये कहता है जी 6 महीने का पैकेज, इससे पैसे ले लिए जाते हैं, मान लीजिए 11,000 रुपए। अब 11,000 रुपए में इसे कन्या के प्रोफाइल दिखाए जाएंगे। ये जिस कन्या के प्रोफाइल को कहेगा ओह दिस इज अ राइट चॉइस बेबी, आहा, जिस पे ये आहा कहेगा उसका मोबाइल नंबर ये इसको दे देंगे। फिर ऋषभ का कर्तव्य बनता है, ये इसका नैतिक कर्तव्य बनता है कि ये वहां पर कॉल करेगा, कॉल करके कन्या वालों से बात करेगा कि हाँ जी रिश्ता कर लेते हैं, वो कहेंगे हाँ या ना, ये उनके ऊपर है। तो यानी कि बीच में शादी.com वाले इन्वॉल्व नहीं है, बीच में वो इन्वॉल्व नहीं है, तो वो रिश्ता करवा नहीं रहे, ध्यान रखना। तो वो केवल आपको लड़की का एड्रेस दे रहे हैं कि ये यहां चला जा, यहां, समझ गए? चलिए, तो इसे मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये मैरिज ब्रोकरेज होता, मतलब शादी.com कहते हैं हम तो आपको शादी तक हमारी गारंटी है, चिंता मत करो हम ही करवाएंगे, तो फिर अलग कहानी हो जाती, वो मैरिज ब्रोकरेज में बन जाता, वो वॉइड होता है। बट यहां पर अदरवाइज केवल कन्या का एड्रेस देना ये वॉइड नहीं है, ये वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। चले, तो फिर पंडित का क्या हिसाब है? हाँ, पंडित को आप मना कर सकते हो, मगर पंडित को आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते ना, पंडित से कॉन्ट्रैक्ट थोड़े ना, उसे दक्षिणा देते हो, दक्षिणा मतलब चैरिटी देते हो, चैरिटी, ठीक है ना। चले और आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट अगेंस्ट द ऑब्लिगेशन, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को रिश्वत देके उसको उसकी जो उसका कर्तव्य बनता है उससे उल्टा सीधा कुछ करवा रहे हो, तो फिर ये गलत है। कहता है इंटरेस्ट अगेंस्ट द ऑब्लिगेशन फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ एग्रीमेंट विच आर वॉइड एज दे टेंड टू क्रिएट एन इंटरेस्ट अगेंस्ट द ऑब्लिगेशन, आपके कर्तव्य से आपको मोड़ा जा रहा है। ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट, क्योंकि प्रपोज टू द पब्लिक पॉलिसी होता है। फॉर एग्जांपल एन एग्रीमेंट बाय एन एजेंट टू रिसीव विदाउट हिज प्रिंसिपल कंसेंट कंपनसेशन फ्रॉम अनदर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एजेंसी इज इनवैलिड, मतलब प्रिंसिपल की कंसेंट के बिना अगर एजेंट कस्टमर से कमीशन रिसीव कर रहा है, कुछ सस्ता माल कर दिया उसको और उससे कमीशन ले रहा है, 1000 का माल कर दिया 300 रुपए में और 200 रुपए उससे एक्स्ट्रा ले रहा है, तो फिर आप किसी का इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहे हो, ये वॉइड है। अच्छा, ए हु इज द मैनेजर ऑफ द फर्म एग्री टू पास अ कॉन्ट्रैक्ट, एक्स को कहता है मैं तुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा अगर तू मुझे 2 लाख रुपए प्राइवेटली दे दे, ये भी वॉइड है। द आंसर इज यस, ये भी वॉइड है। तो दोनों एग्जांपल ध्यान रखना, बस दोनों एग्जांपल ध्यान रखना, एग्जांपल सिंपल है। आगे, कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट। अच्छा, अनलॉफुल इन पार्ट का मतलब, फॉर एग्जांपल मान लीजिए तुम मेरे पास आए सीए इंटर में लॉ पढ़ने के लिए, तो आपने कहा सर लॉ की फीस कितनी, मैंने कहा मात्र 40,000। तुमने कहा सर तबियत ठीक है आपकी, मैं कहा क्यों, क्या हुआ? कहने लगा मार्केट में तो 10,000 में पढ़ाया जा रहा लॉ। तो मैंने कहा भाई मैं अफीम भी तो दूंगा ना तुम्हें। तुमने कहा अफीम? मैंने कहा हाँ, हमारे यहाँ पैकेज चल रहा है, हम पढ़ाई के साथ साथ हर क्लास में अफीम अलग खिलाते हैं, अफीम गांजा ये सब का सेवन उचित मात्रा में करवाया जाता है। सवाल उठा कि गलत नहीं है। अच्छा, अब आपने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें अफीम के नहीं, हमें तो केवल उसके पैसे बताइए, क्या नाम है, पढ़ाने के कितने पैसे हुए? मैंने कहा पढ़ाने के तो मात्र 9,000 रुपए हैं, बाकी अफीम के हैं भाई। अब सवाल उठा 9,000 रुपए का जो पढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट है, क्या वो तो वैलिड है? यस। और बाकी जो 31,000 रुपए का जो अफीम का कॉन्ट्रैक्ट है, क्या वो इलीगल है? यस। यानी कि एक एग्रीमेंट को 2 पार्ट्स में तोड़ा, जो वैलिड वाला पोर्शन है वो वैलिड है, जो दूसरे वाला पोर्शन है वो इलीगल हो जाएगा। कहता है जी इफ देयर इज एनीथिंग इलीगल इन अ कंसिडरेशन व्हिच मस्ट बी टेकन एज अ होल, द जनरल रूल इज दैट वेयर द लीगल पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी सीवियर्ड फ्रॉम द इलीगल पार्ट। ये ऊपर वाली लाइन देखने की भी जरूरत नहीं है, नीचे वाली लाइन देखना। कहता है अगर लीगल पार्ट को इलीगल पार्ट से अलग किया जा सकता है तो अच्छी बात है, फिर लीगल पार्ट वैलिड है, इलीगल पार्ट इलीगल है। परंतु अगर मान लीजिए सेपरेशन नहीं किया जा सकता, फॉर एग्जांपल तुमने कहा कि सर हमें चर्च गांजा नहीं चाहिए, हमें तो केवल पढ़ाई करनी है। मैंने कहा ऐसा नहीं होता भाई साहब, हमारा तो कॉम्बो चलता है, हम तो कॉम्बो में बेचते हैं कि मतलब पढ़ाने के साथ साथ अफीम खिलाते खिलाते हैं भाई, ये तो कॉम्बो ही चलेगा। तो फिर तो क्या होगा, अब पूरे का पूरा इलीगल हो जाएगा, पूरे का पूरा इलीगल हो जाएगा।
क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए सर 4-5 पॉइंट में लिखना क्या है? 4 और 5 पॉइंट में, 4 और 5 में केवल एग्जाम्पल लिखने हैं, ओनली एग्जाम्पल, बस ये एक्सप्लेनेशन तक लिखने की जरूरत नहीं है। एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोली में केवल ये एक्सप्लेनेशन लिखनी है, एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। अभी तक जो भी किया उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा नहीं हैं अगर इस चैप्टर से सवाल आया, परंतु अब जो करने जा रहे हो उसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि ये चैप्टर के पे जब भी एग्जामिनर की नजर पड़ेगी तो सबसे ज्यादा जो कॉन्सेप्ट आने के चांसेस रहते हैं वो है ये एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड की एक्सेप्शन, हालांकि आपके स्टडी मटेरियल में बहुत कम सी दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने एक पैरा बना के लिख दिया, यहां पे हमने थोड़ा डिटेल में समझा है। स्टडी मटेरियल में बनाया तो पैरा हुआ है, मगर जो पास्ट में सवाल या आरटीपी में सवाल आ रहे हैं वो डिटेल वाले आ रहे हैं, ये भी अजीब बात है। चलिए खैर, अब सुनिएगा, कुछ ऐसे एग्रीमेंट हैं, ये भी इंपॉर्टेंट, इसे भी वेरी इंपॉर्टेंट ही करो। कुछ ऐसे एग्रीमेंट हैं जो कि लॉ स्पेसिफिकली कहता है कि ये वॉइड है, इनको तो बिल्कुल मत करना। स्पेसिफिकली लॉ ने डिक्लेयर कर दिया कि ये है ही वॉइड। पहला, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, लॉ कहता है अगर आप किसी के शादी में व्यवधान डाल रहे हो, किसी का विवाह नहीं होने दे रहे, किसी का विवाह नहीं होने दे। फॉर एग्जाम्पल ऋषभ की शादी थी, विवाह था, जिस दिन विवाह था उस दिन मैंने टेंट वाले को कह के टेंट ही उखड़वा दिया, ठीक है ना, या फिर बैंड वाले का बैंड ही बंद करवा दिया, मतलब मैं ऐसी दिक्कतें क्रिएट कर रहा हूं कि इसकी शादी ना हो पाए। तो फिर किसी को भी मैरिज से रोकना ये वॉइड होगा, किसी को भी मैरिज से रोकना ये वॉइड होगा। परंतु मान लीजिए अगर ऋषभ हमारा माइनर है तो क्या मैं इसको मैरिज करने से रोक सकता हूं? यस, फिर वो वैलिड है। माइनर की मैरिज से रोकना वैलिड है, बट अदरवाइज किसी के मैरिज को रोकना वॉइड है। सिंपल, बस इतनी बात ध्यान रखना। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ऋषभ कोई पकड़े, आज ऋषभ ही सारा लॉ क्लियर करेगा, आज का मैन ऑफ द मैच ऋषभ है भाई। ऋषभ की थी किराने की दुकान, मैंने भी अपनी किराने की दुकान साथ में ही खोलनी थी। मैंने ऋषभ को दिए 10 लाख रुपए, मैंने कहा ऋषभ कल से तेरी दुकान बंद, 10 लाख रुपए मिल गए? इसने कहा जी सर। भाई साहब अगले दिन मैं क्या देख रहा हूं कि चारों तरफ बोर्ड पे बोर्ड ही बोर्ड, लाइटों वाले बोर्ड लग रखे हैं कि ऋषभ की, मतलब ऋषभ की किराने की दुकान, रंगीलाल स्टोर। भाई साहब मैंने कहा ऋषभ ये तो तूने गलत किया है, मुझसे पैसे लेकर तूने किस तरीके से अपनी एडवर्टाइजमेंट और कर ली, ला मेरे पैसे वापस दे। क्या मैं पैसे वापस ले सकता हूं? नहीं। लॉ कहता है पोपली तुझे पैसे जो तूने दिए उसका ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल था। क्यों? क्योंकि तू किसी को व्यापार करने से रोक रहा है। यानी कि कोई भी एग्रीमेंट जिसके द्वारा किसी को आप रोकते हो लॉफुल प्रोफेशन करने से, ट्रेड या बिजनेस करने से, तो वो वॉइड होता है। परंतु एक होता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, सुनिएगा। एक्सेप्शन का मतलब है कि कुछ केसेस में ये वॉइड नहीं होगा, कुछ केसेस में ये वॉइड नहीं होगा। अच्छा कब नहीं होगा? ये एक्सेप्शन लिख रखी है पहली, सेल ऑफ गुडविल। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर मैं आज अपनी ब्रांड बेच देता हूं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने तुम्हारे मोहल्ले में बीकानेर की शॉप है एक, तुमने बीकानेर वाले को पैसे दिए और उससे ब्रांड खरीद लिया, उसका पूरी गुडविल खरीद ली उसकी,
तो क्या यह पॉसिबल है कि बीकानेर वाला सामने ही तुम्हारे एक और बीकानेर खोल ले? नहीं, क्योंकि तुम उसकी गुडविल ले चुके हो। क्या यह पॉसिबल है कि वो सेम बिजनेस तुम्हारे सामने खोल ले? नहीं, क्योंकि तुमने उससे गुडविल परचेज की है। तो ध्यान रखना, अगर सेल ऑफ गुडविल होता है, यानी कि आप किसी का बिजनेस परचेज करते हो, किसी का बिजनेस परचेज कर लेते हो, तो फिर उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। वो रेस्ट्रिक्शंस कैसी हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल, आप सिमिलर बिजनेस नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल, आप हमारे आसपास के एरिया में कोई अब बिजनेस नहीं करोगे, सिमिलर बिजनेस। आप सेम लेवल का बिजनेस एक सर्टेन पीरियड तक नहीं करोगे। एक सेम लेवल का बिजनेस एक सर्टेन लेवल तक नहीं करोगे, एक सर्टेन लेवल तक नहीं करोगे। स्पेसिफाइड लोकल लिमिट मस्ट बी रीजनेबल हैविंग रिगार्ड टू नेचर ऑफ द बिजनेस। मतलब थर्ड पॉइंट याद ना भी हो पाए कोई दिक्कत नहीं है, केवल फर्स्ट और सेकंड पॉइंट ध्यान रख लेना। रेस्ट्रिक्शन सिमिलर बिजनेस से होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्शन मस्ट बी विद इन द लोकल लिमिट। और ये लिख देना, थर्ड पॉइंट की जगह लिख देना, सच रेस्ट्रिक्शन मस्ट बी रीजनेबल। रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल होनी चाहिए, मस्ट बी रीजनेबल। रीजनेबल इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल, आप सेम बिजनेस जिंदगी भर नहीं करोगे। भाई साहब, वो बनाई अग्रवाल स्वीट यानी कि हलवाई है वो, और वो हलवाई जो है अपना काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो आप सर्टेन पीरियड की रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैक्सिमम 3 years, मान के चलो कि 3 साल तक आप ये धंधा नहीं करोगे। लो कहते हैं वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं, वैलिड है। तो सेल ऑफ गुडविल दोबारा से रिकॉल करो। अगर आपने अपना चलता चलाया एम्पायर किसी को बेचा है, तो सामने वाला अगर आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाता है, रेस्ट्रिक्शन कैसी? पहला, आप सेम बिजनेस नहीं करोगे, आप सेम बिजनेस मेरे आसपास नहीं करोगे, और अदर रेस्ट्रिक्शन, फॉर एग्जांपल इतने साल तक नहीं करोगे। लॉ कहता है वो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चले, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल पढ़िएगा, आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होगा। अनिल सेलर ऑफ इमिटेशन ज्वेलरी, यानी कि एक नकली ज्वेलरी का डीलर था। उसने अपना बिजनेस बेच दिया सूरज को और प्रॉमिस किया कि मैं 2 साल तक डील नहीं करूंगा रियल ज्वेलरी में। और भाई सिमिलर बिजनेस पे रेस्ट्रिक्शन हो सकती है ना, रियल ज्वेलरी पे क्यों रेस्ट्रिक्शन है? वो तो नकली ज्वेलरी में डील करता है, तो रियल ज्वेलरी में कैसे रेस्ट्रिक्शन लगा सकते? नहीं, तो ये गलत होगा, ठीक है ना। आप ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा, ध्यान रखना। कहता है मैं रियल और इमिटेशन ज्वेलरी दोनों फॉरेन कंट्रीज में भी डील नहीं करूंगा। भाई साहब, विद इन द लोकल लिमिट होना चाहिए ना। आप एक सर्टेन लिमिट तक रेस्ट्रिक्शन लगाइए, विद इन द स्पेसिफाइड लोकल लिमिट, उस एरिया में जहां उसकी गुडविल थी। आपने गुडविल खरीदी है, आपने उसे थोड़े ना खरीदा है, तो उस एरिया में जहां पर उसकी गुडविल थी वहां पर रेस्ट्रिक्शन लगाइए। आपने उसे विदेशों में भी काम धंधा करने से मना कर दिया, ये गलत है। यस, तो ये भी गलत है। अगर देखो इन पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहे हो तो वैलिड है सेल ऑफ गुडविल में, बट अगर इनसे अपोज जा रहे हो तो फिर वो वॉइड एग्रीमेंट ही कहलाएगा सेल ऑफ गुडविल में। ध्यान रखना, केस स्टडी में आने की पॉसिबिलिटी बनती है इसकी बहुत ज्यादा, सेल ऑफ गुडविल वाले की। फिर उससे थोड़ी सी कम पॉसिबिलिटी बनती है। अच्छा, एक और देख लीजिएगा। ए सेल हिज स्वीट शॉप बिजनेस इंक्लूडिंग गुडविल टू बी फॉर अ सम ऑफ 50,000। ये दोनों के बीच में एग्री हुआ कि ए दोबारा ए नॉट टू ओपन अनदर स्वीट शॉप इन द होल ऑफ इंडिया फॉर द नेक्स्ट 10 years। अनरीजनेबल है कि नहीं? अनरीजनेबल है। पहले तो स्वीट शॉप की गुडविल आसपास के एरिया में होती है, ये कोई हल्दीराम तो है नहीं कि जिसकी गुडविल पूरे इंडिया में हो गई, ठीक है ना। ये लोकल स्वीट शॉप है, तो फिर उसने अपनी गुडविल बेची, फिर कह रहा है कि अनदर स्वीट शॉप पूरे इंडिया में नहीं खोलूंगा और अगले 10 साल तक नहीं खोलूंगा। तो एक टाइम पीरियड में भी अनरीजनेबल है और पूरे इंडिया का पॉइंट भी अनरीजनेबल है। तो फिर पूरे की पूरी एक्सेप्शन लिखकर फिर इसका कंक्लूजन करके आना। क्लियर हो गई इतनी बात? चले, उससे सेल ऑफ गुडविल से थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट बनता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट, हालांकि ये पॉइंट को ना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट को स्टडी मटेरियल में, आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में तोड़ तोड़ के डिफरेंट डिफरेंट चैप्टरों में लिखा गया है। डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर में डिफरेंट डिफरेंट जगह पर लिखे गए हैं, तो मैंने सारे पॉइंट कंपाइल कर दिए हैं, बड़े ध्यान से सुनना। क्या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में भी रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है ट्रेड पर? हाँ, कैसे कैसे? फॉर एग्जाम्पल, पहली रेस्ट्रिक्शन, कोई भी पार्टनर जो कि पार्टनरशिप में पार्टनर है, वो कोई ऐसा ही सिमिलर बिजनेस नहीं चलाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप पार्टनरशिप में पार्टनर भी हैं और बाहर आपका यही बिजनेस एक और भी चल रहा है। रेस्ट्रिक्शन वैलिड है। पार्टनर शैल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन दैट ऑफ द फर्म व्हाइल ही इज अ पार्टनर।
मतलब आप किसी भी तरीके का बिजनेस नहीं चलाएंगे जब आप पार्टनर हैं, वो भी वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉ कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पर्पस क्या है रेस्ट्रिक्शन का, कि पार्टनरशिप में जब तुम्हें शेयरिंग मिल रही है तो फिर उस पर कंसंट्रेट करो ना। लॉ कहता है बिल्कुल वैलिड है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, रेस्ट्रिक्शन ऑन आउटगोइंग पार्टनर। हर वो पार्टनर जो रिटायरमेंट लेके जा रहा है, वो रिटायरमेंट लेने के बाद सिमिलर बिजनेस नहीं चलाएगा एक सर्टेन पीरियड तक। लॉ कहता है बिल्कुल वैलिड है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर ये कंडीशन रखी गई है बिल्कुल वैलिड है। क्यों? क्योंकि ऐसे तो लोग आएंगे पार्टनरशिप से, सारे के सारे कस्टमर्स की, सप्लायर्स की लिस्ट निकालेंगे, धंधे का सीक्रेट जानेंगे और रिटायरमेंट होके चले जाएंगे। लॉ कहता है इसलिए अगर आपने रेस्ट्रिक्शन लगाई है कि कोई पार्टनर रिटायर होने के बाद सिमिलर बिजनेस नहीं करेगा, ध्यान रखना, बिजनेस सिमिलर टू डेट ऑफ द फर्म, ऊपर वाले में एग्जिस्टिंग पार्टनर पे है, कोई भी बिजनेस नहीं करेगा जब आप पार्टनर हो। यानी कि जब आप पार्टनरशिप में चल रहे हो तो आप कोई भी और बिजनेस नहीं करोगे, वैलिड है। जब आप पार्टनरशिप छोड़ के जा रहे हो तो आप सिमिलर बिजनेस नहीं करोगे, वैलिड है, प्रोवाइडेड एक सर्टेन पीरियड तक की रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। सर्टेन पीरियड क्या हो सकता है? अगेन मैक्सिमम जो कोर्ट के डिसीजन है मैक्सिमम 3 इयर्स, ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, अगर पेपर में आ जाए तो मैक्सिमम 3 ईयर तक रीजनेबल समझ के चलना। फिर रेस्ट्रिक्शन ऑन पार्टनर अपॉन और इन एंटिसिपेशन ऑफ द डिसोल्यूशन। कहता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा है कि अगर फर्म का डिसोल्यूशन हो गया तो डिसोल्यूशन के बाद कोई भी पार्टनर सिमिलर बिजनेस नहीं चलाएगा। अब पर्पस क्या है इसका? अगेन पर्पस क्या है? देखो, पार्टनरशिप एट विल में एक बहुत बड़ा फीचर होता है कि कोई भी पार्टनर नोटिस देके पूरी की फर्म को डिसॉल्व करवा सकता है, ऐसा होता है पार्टनरशिप एट विल में। तो अब हुआ क्या कि भैया मान लीजिए एक 10 लोगों की पार्टनरशिप थी, एक रामलाल जो था उसके दिमाग में कुछ गलत चल रहा था, उसने क्या किया, फर्म को नोटिस दिया, पूरी फर्म को डिसॉल्व करवा दिया, बाकी सारे पार्टनर बिखर गए और इसने फर्म वाला बिजनेस टेक ओवर कर लिया। लॉ कहता है ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि अगर फर्म का डिसोल्यूशन हुआ तो कोई भी पार्टनर सेम बिजनेस नहीं करेगा एक सर्टेन पीरियड तक, तो वो वैलिड है। मैक्सिमम पीरियड कितना हो सकता है? अगेन रेस्ट्रिक्शन मैक्सिमम 3 साल तक की। लो जी, तो इस तरीके के पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर बनते हैं इस तीनों प्रकार के तो वो वैलिड होते हैं। लॉ कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गई इतनी बात? वो सीक्रेट अपने फ्रेंड को बताकर चालू करवा सकता तो उसे फ्रॉड कहते हैं। फिर फ्रॉड की सजा 10 साल है भारत में। फिर आता है ट्रेड कॉम्बिनेशन। अच्छा, आप में से कईयों को आइसक्रीम खाने का शौक होगा। अगर आप कभी कॉर्नेटो खाने जाओ आइसक्रीम में, या चॉकबार खाने जाओ, या फिर बर्फ वाली कुल्फी भी खाने जाओ, आइसक्रीम भी खाने जाओ, तो आपने देखा होगा कि अगर मान लीजिए मोहल्ले में रेडियां लगी हैं, वो जो आजकल लगती हैं नई किस्म की, चाहे क्वालिटी वाला हो या मदर डेयरी वाला हो या अमूल वाला हो या फिर कोई भी हो, सबके रेट लगभग बराबर होते हैं। 1 या 2 रुपए का मुश्किल से फर्क होता है, बाकी तो सबके रेट बराबर होते हैं। यस, तो ये क्या है? ये है ट्रेड कॉम्बिनेशन। ट्रेड कॉम्बिनेशन में क्या है कि इनका आपस में एग्रीमेंट हो रखा है कि कोई भी आइसक्रीम का रेट इससे अलग नहीं करेगा, यानी कि एक दूसरे को व्यापार करने से रोका हुआ है किसी और प्राइस के ऊपर, ताकि प्राइस को मैनेज किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके। लॉ कहता है ये अच्छी बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ट्रेड कॉम्बिनेशन जहां पर प्राइस को मैनेज करने का ऑब्जेक्ट होता है मगर मोनोपोली प्रमोट करना ऑब्जेक्ट नहीं है, मेरी नजर में वो वैलिड है। ठीक है, चलिए, बस इसका ये केस लॉ याद करने की जरूरत नहीं है। अब आता है बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्विस एग्रीमेंट। अब सर्विस एग्रीमेंट में भी 3 जगह पर रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। एक ज्वाइनिंग के टाइम पर, दूसरा ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर, तीसरा टर्मिनेशन के टाइम पर। एक ज्वाइनिंग के टाइम पर, दूसरा ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, तीसरा टर्मिनेशन के टाइम पर। और उसमें से भी ये सबसे इंपॉर्टेंट है टर्मिनेशन वाला। अब ध्यान से सुनना, पहली रेस्ट्रिक्शन ज्वाइनिंग के टाइम पर। अगर तुम मेरी कंपनी में काम करना चाहते हो तो एग्रीमेंट करो कि 3 साल तक तुम्हें मेरे पास ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल मैं सिखाऊंगा और 1 साल तुम्हें यूज करूंगा। लॉ कहता है बिल्कुल वैलिड है। अगर कंपनियां कोई लगाती हैं ऐसी रेस्ट्रिक्शन, वैलिड है, प्रोवाइडेड रीजनेबल टाइम फ्रेम होना चाहिए। प्रोवाइडेड रीजनेबल टाइम फ्रेम होना चाहिए। अब यहां रीजनेबल का मतलब क्या है? जो पेपर में आज तक सवाल पूछा गया है उसमें मैक्सिमम 5 साल तक को रीजनेबल कहा गया है।
5 साल तक को। ऑब्जेक्ट ऑफ सच रेस्ट्रिक्शन ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है, ये केवल समझाने के लिए है बुक में। ठीक है, समझ आ गया। अगर तुम मेरी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हो, कम से कम 5 साल तक काम करना पड़ेगा। रीजनेबल है, वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। सर्विस एग्रीमेंट। दूसरा, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, अगर आप मेरी कंपनी में काम करना चाहते हो कर सकते हो, मगर किसी और जगह पे फिर साथ में जॉब नहीं करोगे। ये तो हमेशा वैलिड है, क्योंकि पैसे मैं दे रहा हूं, मैं रेस्ट्रिक्शन लगवा सकता हूं। ऑलवेज वैलिड है, ऑब्जेक्ट करने की जरूरत नहीं है। एनी सच रेस्ट्रिक्शन ऑलवेज वैलिड है, ध्यान रखना। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पर। कहता है अगर मान लीजिए लिखा हुआ है कि अगर आप मुझे छोड़ के जा रहे हो, टर्मिनेशन हो रहा है, अगर आप मुझे छोड़ के जा रहे हो तो फिर क्या होगा, आप सिमिलर जॉब नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब बैंक में काम करता था, आईसीआईसीआई बैंक में मेरी पहली जॉब थी, तो आईसीआईसीआई बैंक ने मुझसे डॉक्यूमेंट साइन करवाया था जिस पर लिखा था कि पोपली, अगर तुम कभी भी आईसीआईसीआई बैंक को छोड़ के जाओगे तो किसी और बैंक में 3 साल तक जॉब नहीं करोगे। मैंने इस डॉक्यूमेंट पे साइन भी किए थे। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि 3 साल के अंदर अंदर किसी को ज्वाइन कर सकता हूं, किसी और बैंक को ज्वाइन कर सकता हूं? लॉ कहता है अगर टर्मिनेशन के टाइम पे कंडीशन डल रही है तो उसके 2 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। पहला ऑब्जेक्ट ये है कि शायद वो एम्प्लॉयर आपसे कंपटीशन को अवॉइड करना चाहता है। अब आईसीआईसीआई बैंक तो कंपटीशन को अवॉइड नहीं करना चाहता था, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा ना बैंक खोल लूंगा आईसीआईसीआई बैंक के सामने पोपली बैंक, भाई वो कहां आईसीआईसीआई बैंक, कहां अमित पोपली। तो इसलिए अगर तो आपका ऑब्जेक्ट कंपटीशन को अवॉइड करना है तो ये एग्रीमेंट हर हालत में वॉइड होगा। कैसे? पास्ट में क्वेश्चन आया कि फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर था, उसके अंदर एक जूनियर डॉक्टर था। सीनियर डॉक्टर ने जूनियर डॉक्टर को कह दिया कि भाई साहब आप कभी भी मेरे सामने जो है डेंटल शॉप नहीं खोलोगे, डेंटल शॉप नहीं खोलोगे। एग्रीमेंट साइन कर लिया। जूनियर डॉक्टर ने 1 महीने बाद ही रिजाइन करके सामने जो है शॉप खोल ली, सामने क्लिनिक खोल लिया। क्या ये एग्रीमेंट, क्या ये वैलिड है? यस, वैलिड है। क्यों? क्योंकि सीनियर डॉक्टर ने रेस्ट्रिक्शन किस लिए लगाई थी? सीनियर डॉक्टर की रेस्ट्रिक्शन का ऑब्जेक्ट क्या था? क्या ऑब्जेक्ट, क्या मैं कह सकता हूं कंपटीशन अवॉइड करना था? यस, कंपटीशन अवॉइड करना था। अगर आप कंपटीशन अवॉइड करने के लिए रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो तो लॉ कहता है कि फिर वो कंडीशन वॉइड है, बिल्कुल वॉइड है। कंपटीशन करने के लिए वॉइड, मतलब वॉइड कंडीशन है। बट अगर आपका ऑब्जेक्ट है कि कहीं ये सीक्रेट ट्रांसफर ना कर दे, फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक ने जब मेरे ऊपर कंडीशन लगाई तो उनका ऑब्जेक्ट क्या था कि कहीं पोपली उठा के सीक्रेट ट्रांसफर ना कर दे, तो फिर क्या वो कंडीशन वैलिड है? सच एग्रीमेंट इज वैलिड प्रोवाइडेड टर्म्स क्या है, वो रीजनेबल है। अगर टर्म्स रीजनेबल है तो एग्रीमेंट बिल्कुल वैलिड है। टर्म्स रीजनेबल का मतलब कि सर्टेन पीरियड तक की रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक ने लगाई 3 साल की। तो यहां अगेन रीजनेबल टर्म्स का मतलब मैक्सिमम 3 इयर्स है। ठीक है ना। फिर जो लोग शिफ्ट लेते रहते हैं कंपनीज में, वो कैसे शिफ्ट होते रहते हैं? प्रांजल देखो, मैंने 20 अगस्त 2020 को आईसीआईसीआई बैंक को रिजाइन किया था और 21 अगस्त 2020 को ही मैंने कोटक महिंद्रा ज्वाइन किया था। और मैं ये नहीं बता रहा कि मैं कलाकार हूं, मैं बहुत बड़ा चौधरी हूं, नहीं, पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चलता है। बट आपके ऊपर थोड़ा मोरल प्रेशर डालने के लिए लॉ में लिखा हुआ है, मोरल प्रेशर। ये बाकी इंडस्ट्री की प्रैक्टिस है, अपना घर नहीं चलाना लोगों ने, तो इसलिए करते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, एक एग्रीमेंट वॉइड, ये पुनीत की कोरी कट रही है क्योंकि, एक मिनट, वॉइड कैसे हो सकता है? क्योंकि उसके कोर्ट से स्टैंप नहीं लगेगा। नहीं, तो जरूरी नहीं है ना कि हर एग्रीमेंट को कोर्ट स्टैंप पेपर पे होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है ना। नॉर्मल पेपर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, चलिए अब ध्यान से सुनना, बड़ी बात, ध्यान से सुनना। अब आगे आ रही हैं 3 तारीख 10, 11, 12, 12 और फिर क्या आ रहा है 13। ठीक है, 13 को तो हो जाएगी 14th। इस दिन ऑफ है क्लास, 12th को, 14th को भी ऑफ है क्लास। इन दोनों दिन कोई क्लास नहीं है। 10th और 11th, ये दोनों जो दिन क्लास चलेगी उसका टॉपिक होगा फ्री कंसेंट।
फ्री कंसेंट का टॉपिक होगा। मैंने अभी 3 महीने पहले ये क्लास ली थी, मैं वो क्लास आपको दे रहा हूं। यहां पर इस क्लास में फ्री कंसेंट के लिए मैं आपके सामने इस बार लाइव नहीं आ पाऊंगा। रीजन ये है कि मैं आज शाम को निकल रहा हूं वैष्णो देवी और मेरी वापसी है 12th को, तो मैं 12 को वापस आऊंगा। इसलिए मैं नहीं चाहता, मिस नहीं होनी चाहिए क्लास, तो इसलिए 10 और 11 की क्लास फ्री कंसेंट के टॉपिक पे अभी मैंने 3 महीने पहले एक रिवीजन ली थी, वही रिवीजन मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है ना। आप अगर चाहते हैं कि आज ही अपलोड कर दो तो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, मगर मैं चाहता हूं जैसे शेड्यूल बंधा हुआ है ना, उस शेड्यूल के अनुसार कर लो तो वो बेटर रहेगा। बट अगर आप चाहते हो एक ही बार अपलोड कर दो तो मैं आज शाम तक एक ही बार में अपलोड करवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे कहोगे मैं वैसे कर दूंगा। ठीक है। अब हम लाइव कब मिलेंगे? लाइव मिलेंगे अब हम 13 तारीख को। कब? 13 तारीख को, जब मेरा टॉपिक होगा उस दिन का, बता देता हूं। मेरा टॉपिक होगा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आजकल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। 13 तारीख को ये शुरू होगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आजकल जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है वो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूछा जा रहा है फाउंडेशन लेवल पे। ठीक है जी, चलो। तो ये आपका शेड्यूल था अगली कुछ क्लासेस का, तो प्लीज ध्यान रखना। अब हम 13 तारीख को मिलने वाले हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मीनवाइल 15 तारीख से आपकी चेकिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं 13 को क्लास लेके 14 को फिर मैं एक दिन के लिए बाहर हूं बस। फिर 15 तारीख से रेगुलर ये 30 तारीख तक चलेगा। कल कुछ बच्चे लिख रहे थे, लग रहा है 10 दिसंबर तक के सर ने डेट दी है, कहीं 10 दिसंबर से आगे तो नहीं बढ़ेगा। देखो जिस हिसाब से हम चल रहे हैं उस हिसाब से 10 दिसंबर तक नहीं खत्म हो पाएगा, उस हिसाब से ये 30 नवंबर को ही खत्म हो जाएगा। 30 नवंबर को ही आपकी रिवीजन खत्म हो जाएगी। गेटिंग इट? चले, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, बाय बाय।